भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ जो टर्म्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट वाले उसे सीखेंगे और इसमें हम मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वनडे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स टर्म्स जो भी चीज़ सीखने लायक है हम उसे सीखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये एक ऑडियो बुक है, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो समझिए अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इन शॉर्ट समझ लीजिए कि जो ज़रूरतें होती हैं चाहे वो व्यक्ति का हो, समाज का हो या सरकार का हो, वो अपनी आवश्यकता की प्राथमिकताओं के आधार पर, ठीक है, किसे प्रेफरेंस देना है उस आधार पर जब संसाधन का इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो इसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ गए। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होता है अब हम ये समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये समझने का कोशिश करते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतया सिद्धांत और व्यवहार का है। इसका मतलब हुआ कि अर्थशास्त्र में हम सिद्धांत पढ़ते हैं, बल्कि जो ये अर्थव्यवस्था होता है इसमें हम इसी सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में संसाधन का सही ढंग से प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या हुआ कि इसमें सिद्धांत और व्यवहार का फ़र्क हुआ, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में सिद्धांत पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में उसे हम व्यवहारिक जीवन में उस सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। जहाँ अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांत, रोजगार आदि की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। जो अर्थव्यवस्था होती है, क्या देखें कि अर्थशास्त्र जो है बाजार के सिद्धांत, रोजगार आदि की बात करता है, तो वहीं अर्थव्यवस्था जो है ये किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाएँ, जितने भी आर्थिक क्रियाएँ होती है वहाँ पे उसको प्रदर्शित करता है। आर्थिक क्रिया का मतलब ऐसे काम जिससे पैसे होते हैं, ठीक है, वो आर्थिक क्रियाएँ हैं, ठीक है। अब होता है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम पर समझ गए कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या फ़र्क होता है। अब हम सीखते हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं यानी देशों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, जब हम जो सरकार जिस तरह से उत्पादन करती है उसमें जो इकोनॉमी है मतलब अर्थव्यवस्था है उसमें सरकार या राज्य की जो भूमिका होती है इस आधार पे हम अर्थव्यवस्था को सामान्यतया 3 भागों में बाँटते हैं। वो ऐसे है, पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा पढ़ते हैं राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा हम पढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसकी बात करें तो इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और किसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी बात का निर्धारण बाजार द्वारा तय किया जाता है। मतलब जितना डिमांड आ रहा है, उतना सप्लाई किया जाएगा, उस हिसाब से चलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना होगा और उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, मतलब प्राइस जो है, ये सब किस पे चलता है, इसका निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार का कोई आर्थिक भूमिका नहीं होता है, मतलब इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। किसका हम बात कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही शास्त्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसका उद्गम स्रोत यानी ओरिजिन जो है, एडम स्मिथ की एक बुक थी द वेल्थ ऑफ द नेशन, जो उसने लिखा था 1776 में, 1776 में। इसी को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत मानते हैं। किसे, एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ द नेशन जो कि 1776 में लिखा गया। अब हम ये समझ गए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, वहीं उसका किस ना कोई चीज़ का उत्पादन होगा, किस प्राइस पे वो बिकेगा, ये सब प्राइस को सब चीज़ कौन डिसाइड करता है, बाजार, ठीक है। बाजार द्वारा ये सब चीज़ का निर्धारण होता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राज्य अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है कि मतलब किस चीज़ का कितना उत्पादन करना है, कितना इसका दाम रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करता है, तो इसे राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं।
ये जो राज्य अर्थव्यवस्था है, इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जो थे उन ने दिया था, ठीक है? तो देखिए राज्य अर्थव्यवस्था का जो है सिद्धांत जो है किसने दिया था पहला सिद्धांत इसमें? एक जर्मन दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, उसने दिया था राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। अब देखिए बोल्शेविक क्रांति होता है 1917 में, ठीक है? इसके फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। राज्य अर्थव्यवस्था यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं यानी केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था जो है इसका जो है परिणाम इसका जो विकास जो होता है ये कहाँ से होता है, किसका परिणाम होता है? ये बोल्शेविक क्रांति का परिणाम होता है जो कि 1917 में होता है और ये सोवियत संघ में इसका विकास हुआ था राज्य अर्थव्यवस्था का, ठीक है? इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। मतलब राज्य अर्थव्यवस्था जिसे हम केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाद के वर्षों में चीन तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों में यह अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई, ठीक है? कौन सी? राज्य अर्थव्यवस्था, ठीक है? चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है? राज्य अर्थव्यवस्था। अब हमारा थर्ड आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए अभी हमें क्या पढ़े हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सारी बातों का डिसाइड कौन करता है? बाजार करता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ द नेशन से जो 1776 में लिखा गया था वहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। और दूसरा हमने पढ़ा राज्य अर्थव्यवस्था जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी चीज़ का उत्पादन, आपूर्ति या कीमत जो होना है वो डिसाइड करेगा कौन? सरकार द्वारा किया जाएगा इसका फैसला, जिस वजह से इसे हम केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसका जो सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत पहली बार दिया गया ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ये बोल्शेविक क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति जो कि 1917 में होता है, उसके बाद ये सोवियत संघ में जो है इस राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था जिसे कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और चीन इसका एक उदाहरण है और ठीक है, और पूर्वी यूरोप के कई देशों में भी ये अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई है, ठीक है। तो इतनी बातों हमने पूंजीवादी और राज्य अर्थव्यवस्था में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। जैसे मान लीजिए कुछ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें क्या करेगी? सरकार हस्तक्षेप करेगी तथा बाकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती है। मतलब हम क्या देखें कि इसमें सरकार भी हस्तक्षेप कर रही है कुछ मुद्दों पे जिसमें ज़रूरी है, लेकिन जिसमें ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ़ आर्थिक बातों को ये होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसमें ये किसके लिए छोड़ दिया जाता है? निजी क्षेत्र के लिए। मतलब यहाँ दोनों मिल के काम कर रहा है, ठीक है? अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं, ठीक है? ये दोनों पाए जाते हैं किसके? अर्थव्यवस्था मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है? जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ये बात जरा गौर से सुनिएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, मतलब कुछ इसके गुण को, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ लक्षण को अपने में लेना चाहिए। ये बात कौन बोले थे? जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था, ठीक है। केन्स ने ये बात कहा था। कौन सा किताब में? जॉन मेनार्ड केन्स की एक पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में उसने लिखे थे। इसमें इसने क्या बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि इसमें सरकार का कोई भी भूमिका नहीं होता है। इसमें जो भी चीज़ होगा सब डिसाइड कौन करेगा? बाजार करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो ये जो जॉन मेनार्ड केन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, इसमें ये कहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि मतलब बिना सरकार के हस्तक्षेप वाली जो अर्थव्यवस्था है उसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के, यानी कि जिसमें सरकार सब कुछ तय करती है, उसके कुछ गुणों को अपनाना चाहिए, ठीक है। ये बात कौन कहे थे? जॉन मेनार्ड केन्स ने कहे थे अपने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में, ठीक है। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी ही सलाह 1950 के दशक में
ऑस्कर लांज ने सामाजिक अर्थव्यवस्था को दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को दिया। तो देखिए अब ऐसे ही जैसे कि वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक सलाह दिया गया कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ गुण को ले लेना चाहिए अपने में, मेनार्ड केन्स के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये ऑस्कर लांज जो थे 1950 में, ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को सलाह देते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। ये बात कौन बोलते हैं? ऑस्कर लंच। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था का कुछ गुण को अपना लेना चाहिए। ये बात कौन बोलते हैं? जॉन मेनार्ड केन्स बोलते हैं अपनी किताब द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में 1936 में। वहीं 1950 के दशक की बात करें जब, तो ऑस्कर लांज आते हैं और वो इसके विपरीत कहते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमारा देश जो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था में, कि यहाँ पे राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजी अर्थव्यवस्था दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। तो ये बातें हम ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में देख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा भारत की अर्थव्यवस्था जो है ये कैसा अर्थव्यवस्था है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पे, मतलब जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां होती है, इसके आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं, ठीक है। इसमें ये हम आते हैं अर्थव्यवस्था के, हम इसे 3 क्षेत्र में बांटते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्रथम क्षेत्र की बात करें तो वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? बहुत इजी है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों के को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त करना मतलब, जैसे कि आप देखते हैं कृषि कार्य में हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसे हम कच्चे तौर पे प्राप्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लकड़ी वहाँ से प्राप्त कर ली है प्राकृतिक संसाधन से, कच्चे तौर पे लकड़ी उठाया वहाँ से, फिर उसे हम ले जाके दे दिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो मेरा दूसरा सेक्टर में चला जाएगा, उसका भी रहने देते हैं। पर यहाँ हम क्या कर रहे हैं? लकड़ी को जस्ट काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को हम कच्चे तौर पे प्राप्त कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आता है कृषि कार्य, उत्खनन, पशु पालन, मछली पालन, इस प्रकार के सारे कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध गतिविधियां भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में क्या होती है? कृषि जैसी कार्य और इससे संबंधित गतिविधियां होती है, खासकर प्राथमिक क्षेत्र में। अब हम देखें द्वितीयक क्षेत्र, वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि हमने जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या देखा कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसको हम कच्चे तौर पे काट लिए वहाँ से। लेकिन अब इसी जो यहाँ पे हमें मिल चुका है, इसे जब हम ले जाके दे देते हैं बनाने के लिए, इसका फर्नीचर या कुछ भी बनाने के लिए दे देते हैं, तो वहाँ जहाँ पे ये बन रहा है तो वहाँ क्या हो रहा है? ये जो यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र का जो हमें उत्पादन मिला है यहाँ से, वो हम उस जो जहाँ पे ये फर्नीचर बनेगा वहाँ पे ये कच्चे माल के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक को हम क्या कर रहे हैं? अपनी गतिविधि में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र कौन-सा क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है? औद्योगिक क्षेत्र कौन-सा क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है? लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? लौह इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सारे कहाँ आते हैं? हमारे द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसमें कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। ये द्वितीय क्षेत्र में जो होता है, जो कुशल श्रमिक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जो स्किल्ड लेबर है उसे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब। लेकिन जो लोग उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक जो होते हैं, जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने आके, उसे हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है? तो ये समझ में आ गया कि जो कुशल
श्रमिक है उसे व्हाइट कॉलर जॉब कहेंगे, और लेकिन जो मिल के यहाँ पे लग के काम कर रहे हैं, मतलब जो शायद उतना ज़्यादा कुशल नहीं होंगे कह सकते हैं, या फिर लोग मतलब वो कोई नहीं कह सकते, पर इतना बात है कि मतलब जो काम कर रहे हैं, लग के रहे हैं, यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ पे, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ब्लू कॉलर जॉब कह रहे हैं। लेकिन जो स्किल्ड लेबर है, जैसे इंजीनियर कह सकते हैं, तो वो व्हाइट कॉलर जॉब में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हमारा बात आता है तृतीय क्षेत्र का। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। जो सेवा क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा यानी डॉक्टर जो होते हैं, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र, संचार, रिटेल इत्यादि, ये क्षेत्र जो है किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। यहाँ पे ना तो उत्पादन हो रहा है, ना ये प्राथमिक क्षेत्र है, ना तो द्वितीय क्षेत्र है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब जितना भी सेवा वाला काम होता है, वो सेवा का उत्पादन होता है, वो कहाँ पे आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, तो वो अर्थव्यवस्था का हमने क्षेत्र पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय में उसके क्षेत्रकों के योगदान तथा उन पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं निम्न प्रकार की होती है। देखिए अर्थव्यवस्था का जब हम प्रकार पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा कि उस क्षेत्र में, मतलब जैसे वो जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, ठीक है, और कितनी जनसंख्या किस क्षेत्र पर निर्भर करती है, इस आधार पे हम जो अर्थव्यवस्था होते हैं, इसे हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा मानते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, द्वितीय होता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और तृतीय होता है सेवा अर्थव्यवस्था। तो देख लीजिए, बस कृषक अर्थव्यवस्था जो है, इसका मतलब यदि अर्थव्यवस्था में सकल उत्पादन जो है, उसमें श्रमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो, तो वो कृषक अर्थव्यवस्था होता है। जिस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, मतलब कृषक लोग का योगदान क्या हो, 50% या उससे अधिक हो, ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्र जो हमारे आते थे, कृषक किस में आते थे, प्राथमिक क्षेत्र में आते थे, तो इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर 50% या इससे अधिक हो, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। सेम इसी तरह से ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या इससे अधिक हो। तो द्वितीयक क्षेत्र में हमारे क्या आते थे, जैसे कि उद्योग जितने भी होते थे, तो इसीलिए इसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन होते हैं, वो इस यहाँ पे इस क्षेत्र में, मतलब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था लकड़ी, जिससे कि हम फर्नीचर बनाने के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र है। मतलब जिस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र यानी सकल घरेलू उत्पादन, द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में 50% या इससे अधिक होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट जैसे अर्थव्यवस्था है सेवा अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम तीसरा जो अर्थव्यवस्था का प्रकार पढ़ेंगे, ये कैसा है, सेवा अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या उससे अधिक होता है। तृतीयक क्षेत्र जो है, इसका तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में जो योगदान होता है, ये 50% या उससे अधिक होता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में हमने देख लिया था ना, सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे कि हमने देखा था बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल इत्यादि, ये सब क्षेत्र किस में आते थे, तृतीयक क्षेत्र में। तो जिस अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो, यानी 50% या इससे अधिक का योगदान हो, इसे हम क्या कहेंगे, सेवा अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब देखिए अब हम इसमें कुछ भारतीय अपने जो जितने चीज़ हमने पढ़ा, इस आधार पे हम जो है देखते हैं कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। पहली बात हमने पढ़ रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये हम पहले देख चुके हैं। उसी प्रकार और हम देखते हैं कि श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था है हमारी। किसी अर्थव्यवस्था है, श्रम आधिपत्य वाली, ठीक है, और कृषि प्रधान है हमारी अर्थव्यवस्था, एवं प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय पाया जाता है हमारी अर्थव्यवस्था में, और बेरोजगारी, उच्च बेरोजगारी है हमारा अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो ये सारी एक जो कि ये सारी जो पहचानी होती है, ये सारी जो गुण है, ये किसकी है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था का ये गुण है। इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किस कैटेगरी में रखते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में हम इसे रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा क्लियर। और अगर इसमें कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहीं, तो टेंशन मत लीजिए, उसे फिर आप दोबारा सुन लीजिए। बहुत कम 20 मिनट के अप्रॉक्स का वीडियो होगा, तो 2 टाइम्स पे लगा के सुन लीजिए, फटाफट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है हमारा आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे ये इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन तीनों में फ़र्क जानेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे।